हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपने भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो के लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं या इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की केंद्रीय एजेंसी है जो कि सरकारी सेवाओं में भर्ती करने के लिए सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं को आयोजित करती है। हम आपके समक्ष बात कर रहे हैं यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसवीएससी अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 312 अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। फर्स्ट है आईएएस अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और सेकंड है आईपीएस अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस, और थर्ड है आईएफएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस प्रकार की संस्था है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संवैधानिक संस्था। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, भाग 14 अर्थात भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 311। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, 3 अर्थात वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेकंड है आईपीएस या इंडियन पुलिस सर्विस या भारतीय पुलिस सेवा, और थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा की स्थापना अखिल भारतीय अधिनियम 1951 के तहत वर्ष 1966 में की गई थी और भारत के प्रथम आईएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं या ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कौन कर सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा। अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 2/3 बहुमत से राज्यसभा कर सकती है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 312 अर्थात संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के खंड 1 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के खंड 2 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है।
अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के खंड 2 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि किस अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 316। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 317। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। बात करो में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के खंड 3 के अनुसार निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन सदस्यों को हटाया जा सकता है। फर्स्ट है कि कार्यालय के दौरान अन्य पद धारण करना, अर्थात कार्यकाल के दौरान एक अन्य पद को धारण करना। सेकंड है मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता के आधार पर हटाया जा सकता है। और थर्ड है दिवालिया या इंसॉल्वेंट घोषित किया गया हो। और नेक्स्ट है कि कदाचार या मिसबिहेवियर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। अर्थात यदि कदाचार में दोषी पाया जाता है तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है और यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महोदय को। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग या एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को सौंपता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग या एसपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को सौंपता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति महोदय। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रत्येक सदस्य 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और राष्ट्रपति महोदय ही इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न की संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक होती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और प्रश्न के संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? आंसर है ऑप्शन बी, 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा मुक्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष
एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक होती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी, जबकि संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। और राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल को, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग या एसपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल महोदय को देते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको है? आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग या एसपीएससी अर्थात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को अर्थात यूपीएससी को सौंपा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के खंड 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। एक बार पुनः रिकॉल करते, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के खंड 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सेवा का जनक कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में सिविल सेवा की नींव यद्यपि वारेन हेस्टिंग ने रखी थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, अर्थात सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे थे। यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 में भी गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए सर रोज बॉर्कर, अर्थात लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बॉर्कर थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए 21 अप्रैल को, अर्थात सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अर्थात 21 अप्रैल 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। और इसी दिन को ऐतिहासिक महत्व देने के लिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। और एग्जामों में कई बार पूछा भी जाता है कि सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए एच के कृपलानी, अर्थात स्वतंत्र भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एच के कृपलानी जी थे, जबकि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बॉर्कर थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न है ग्रुप सी से लेकर यूपीएससी तक एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की स्वतंत्र भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है ऑप्शन ए रोज मिलियन मैथ्यू। और रोज मिलियन मैथ्यू
वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक लोक सेवा आयोग की अध्यक्षा थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति महोदय। अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। बात करूं मैं एक महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो नोट पॉइंट है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अर्थात भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। और 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96 के खंड सी के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96 के खंड सी के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और उस समय इसमें अर्थात लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे और सर रोज बारकर लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ यह संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया और इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए है? तो आंसर है ऑप्शन ए, सलाहकारी। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कार्य भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कृत्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 320 में। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कृत्यों या कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में निहित है। बात करूं मैं संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों के संदर्भ में, तो इसके मुख्य कार्य हैं केंद्र सरकार और राज्यों में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करना, पदोन्नति के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों के संदर्भ में सरकार को सलाह देना, क्योंकि यूपीएससी द्वारा दिए गए सुझाव परामर्शदात्मक होते हैं और ये कई बार जम्मू में पूछा भी जाता है कि यूपीएससी के द्वारा दिए गए सुझाव सरकार के लिए क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा परामर्शदात्मक। और संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को अपने कार्यों की रिपोर्ट देता है। ठीक इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग भी अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल महोदय को देता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1855 को। अर्थात भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन, ब्रिटेन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली बार सिविल सेवा परीक्षा या इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम भारत में कब आयोजित की गई थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1922 में। और पहली बार सिविल सेवा परीक्षा या इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वर्ष 1922 में इलाहाबाद और लंदन में एक साथ आयोजित की गई थी और इस लिंग गठन आयोग, जिसे कि रॉयल आयोग भी कहते हैं, भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवा परीक्षा या इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को एक साथ कराने का सुझाव दिया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि पहली बार सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 1922 में इलाहाबाद और लंदन में एक साथ आयोजित की गई थी और इस लिंग गठन आयोग, जिसे कि रॉयल आयोग भी कहते हैं,
ने भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवा परीक्षा या इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को एक साथ कराने का सुझाव दिया था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महोदय को। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों की संख्या, सेवा और शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी और राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों की संख्या, सेवा और शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या, सेवा और शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी और राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों की संख्या, सेवा और शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि पर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का व्यय या खर्चा भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय या खर्चा राज्य की संचित निधि या स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का खर्चा भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड पर और राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय या खर्चा राज्य की संचित निधि या स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और प्रश्न है कि किस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार की गई थी? तो आंसर है ऑप्शन ए, ली आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1926 में। और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार की गई थी और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बॉर्कर थे। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार की गई थी और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे और इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर रोज बॉर्कर थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 1926 को। और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार की गई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएं और जिला प्रशासन की समस्याओं के निराकरण संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, के संतानम समिति। और इस समिति का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। अर्थात भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाएं और जिला प्रशासन की समस्याओं के निराकरण संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से वर्ष 1964 में के संतानम समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अर्थात सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और सत्येंद्र नाथ टैगोर वर्ष 1863 में भारतीय सिविल सेवा पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। बात करूं मैं रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को वर्ष 1913 में उनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सर्विस परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो आंसर है ऑप्शन बी, सतीश चंद्रा समिति। और इस समिति का गठन वर्ष 1989 में किया गया था, अर्थात 1989 में किया गया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई? तो आंसर है ऑप्शन ए, पीसी होता समिति।
और इस पीसी होता समिति का गठन वर्ष 2002-2004 में किया गया था। अतः सिविल सेवा सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन वर्ष 2002-2004 में किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में कई बार जवाबों में पूछा जाता है। और प्रश्न की बिरपा मोइली समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी 31 अगस्त 2005 को। और 31 अगस्त 2005 को गठित इस बिरपा मोइली समिति ने सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन हेतु सुझाव दिया था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 के खंड 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 के खंड 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपा जा सकता है। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए और अभ्यास प्रश्न की सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।